Hi guys, my name is Shivam and I am an UPSC aspirant and today I have started my YouTube channel. एक्चुअली मैं पहले भी टीचर रहा हूँ, मैंने साइंस टीच किया है 11th-12th के स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने कभी अपना यूपीएससी में हाथ नहीं आजमाया। मुझे लगा कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो शायद मैं इन्हें अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ के लिए वेट करें। और अगर आपको जो भी ठीक नहीं लगता है, आप उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं बिना किसी अब लाग लपेट के अपना टीचिंग शुरू करता हूँ। तो यार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एथिक्स। मैंने एथिक्स क्यों चूज़ किया? क्योंकि यूट्यूब पर आप देखेंगे कहीं भी पूरे यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर एथिक्स किसी ने नहीं पढ़ा रखा है। इसका बहुत मेन कारण मुझे समझ में आता है कि वो लोग अपनी कोचिंग फीस लेना चाहते हैं, सब लोगों ने पेड बैच दे रखे हैं, लेकिन किसी ने एथिक्स पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं कराया है। कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब आप समझते ही हैं, मतलब थोड़ी बहुत टर्म केस स्टडीज़ वगैरह कराना बनता है, लेकिन अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिवली की बात करूं तो वो किसी ने कवर नहीं कराया है। लाइक एथिक्स को सही से समझाना, उसके ऊपर पीवाईक्यू किस तरह से आएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, केस स्टडीज़ को कैसे किया जाता है, सबने स्ट्रेटेजी वगैरह बता रखी है एथिक्स की, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं रखा है। तो आज से हम एथिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाऊंगा इसको, और कॉम्प्रिहेंसिवली जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब आप एक बार ये वीडियोस देख के देखना, आपको समझ में आएगा कि ये वीडियोस आपके लिए कितना वर्क करेंगी। बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पेपर जो पेपर में पढ़ाया जाता है, जो पेपर में आएगा, जो पेपर के हिसाब से रेलेवेंट है, मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यार, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आपने एक इनफ प्रैक्टिस कर रखी हो तो आपको इसमें 120 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा 140 प्लस टॉपर्स लाए हैं। तो यार मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये लाया जा सकता है अगर एथिक्स के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जाकि मैंने प्रॉब्लम फेस करी है एथिक्स में कि यार आजकल ना बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं, है ना, और टॉपर्स ऐसा कहने लगे हैं कि कभी कोई कहता है कि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लिख दो, कभी कोई कहता है कि आपके पास पॉइंट्स इतने होने चाहिए, है ना। तो ये सब हम इन कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस में कवर करेंगे कि इसको कैसे कैसे करना है। तो देखते हैं चलो आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसमें 100 प्लस प्लस अचीव किया जा सकता है, इसको हम करेंगे। ठीक है, तो इस सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यार मेरे को इस चीज़ में समझ में आया कि अगर एथिक्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देखो मैं एक बात बताता हूँ कि आपके जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एप्लीकेशन पता होने के लिए आपके क्लियर कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। बच्चे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं, है ना, बच्चे रट रहे हैं बैठकर। यार आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को अचीव कर पाओगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। और उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद रिवीजन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा सिलेबस है, अगर रिवीजन ही नहीं होगा तो आप वहाँ लिखोगे कैसे? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जब आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई, रिवीजन कर लिया, फिर उसको अप्लाइड करना भी तो आना चाहिए। वो अप्लाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पेपर। यार अगर इस पेपर में आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने ये देखा है अपने 2 अटेम्प्ट्स में। आई हैव रिटन 1 मेंस इन माय, अभी 2 अटेम्प्ट में मैंने एक बार मेंस लिखा है। मतलब मुझे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एथिक्स का पेपर लिखने में, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। लेकिन इसके पहले मैंने एक चीज़ देखी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पीवाईक्यू भाई अकेला रामबाण इलाज है भाई इस पेपर के लिए, पीवाईक्यू रामबाण इलाज। ठीक है, और उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। और पीवाईक्यू को मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एक ही पीवाईक्यू को एथिक्स के, ये खासकर एथिक्स में होता है, अब आप एक ही पीवाईक्यू को 3 बार लिखते हैं ना, तो यार तीनों बार आपका आंसर अलग आता है। तीनों बार आप आंसर कुछ ना कुछ अलग लिख रहे होते हैं। ये एथिक्स की ये सब्जेक्टिविटी भाई, एथिक्स अपने आप में इतना सब्जेक्टिव है, इसलिए ये ऐसा होता है। और ये बहुत सही है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सही है। तो यार हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मैं ध्यान रखना, मैं सिर्फ डेफिनेशन नहीं रटवाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाऊंगा, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट होगा, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज तक यूट्यूब पर नहीं हुई है, मैं पीवाईक्यू ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाऊंगा यहाँ पर आपसे। पीवाईक्यू ब्रेन स्टॉर्मिंग, हम हर एक चैप्टर, हम जब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, हम एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद अगले दिन उसका पीवाईक्यू ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ताकि आपके साथ आपके पीवाईक्यू भी होते रहें, राइट। तो हम करने क्या वाले हैं यार, देखते हैं हम करने क्या वाले हैं। नेक्स्ट 45 डेज में हम लोग एथिक्स को ख़त्म करेंगे। एथिक्स
फिनिश्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। एथिक्स को 45 डेज में, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट, और ये 45 डेज में आपका PYQ ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है। यार इतना मज़ा आ जाएगा ना आपको। मैं आप एथिक्स आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं ये कह रहा हूँ। मतलब यस, आप वैल्यू एडिशन के लिए आप जहाँ से पढ़ें या पढ़ें, क्योंकि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें हमेशा ये लगता रहता है कि यार हमने ये रह गया, हमें हमेशा इनसिक्योरिटी सी रहती है। तो वो इनसिक्योरिटी जब खत्म होती है, जब हम सिलेबस के हिसाब से हम एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं ना, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस ये कवर होगा। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके बाद केस स्टडीज, और उसके बाद PYQ। इस ऑर्डर में आते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 45 डेज में एवरी डे इज न्यू कॉन्सेप्ट, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार देखो, बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं, ठीक है। लेक्चर 1। तो यार मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अगर आप देखना चाहो तो इस वीडियो को 1.5x पर देखना। शायद मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ शुरू में, है ना। तो आप 1.5x या 2x पर देख सकते हैं। तो यार चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट का नाम है हमारे एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, है ना। पूरे सब्जेक्ट का ये नाम है। मेरे को हमेशा लगता है, मैंने साइंस जब पढ़ाया तो मैं हमेशा, जैसे वहाँ मैं पढ़ाता था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, ये सब जो चैप्टर होते हैं, मैं ये सब पढ़ाता था वहाँ पर। तो मैं अपना पहले बच्चों को जो चैप्टर का नाम होता था उस चैप्टर के नाम को डिस्क्राइब कर देता था, ताकि उन्हें ये पता लग जाए कि आगे हम पढ़ने के वाले हैं। इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है ना। ऐसे ही हम, अगर हम ये जो सब्जेक्ट का नाम है एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, अगर हम इसको थोड़ा समझ लेंगे तो हमें ये पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि यार ये एथिक्स क्या होता है, इंटेग्रिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। वैसे तो खैर जो हमारा चैप्टर 1 है और जो यूनिट 1 है, जो यूपीएससी के सिलेबस में भी, यार अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं, है ना। देखो सिलेबस, अगर मैं आप सिलेबस की बात करूँ यार, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, सबसे पहला चीज़ तो यही है ना। सबसे पहली चीज़ ये कि नहीं, इन्होंने पहले कहा है, देखो यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने सबसे पहले एसेंस कह दिया है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले एसेंस कह दिया है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स। तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़िए ना। पहले आपको एसेंस ऑफ एथिक्स पढ़ना है, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स पढ़ना है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस पढ़ना है, फिर डायमेंशन ऑफ एथिक्स पढ़ना है, फिर एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप पढ़ना है। तो अगर आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यार कि यार पढ़ना कैसे है ना। तो मैं यही कह रहा था कि आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। एसेंस ऑफ एथिक्स दे रखा है तो आप एसेंस को समझिए, एसेंस ऑफ एथिक्स को समझिए। और आपने अगर पता है दिमाग में चीज़ें कब जाती हैं, ये मैंने साइंस से सीखा है। मैंने साइंस पढ़ाते हुए चीज़ें सीखी थी कि यार दिमाग में चीज़ें जब जाती हैं, जब रटने से कहाँ चीज़ें दिमाग में जाती है। आप कुछ दिन याद रख पाएंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ समझ ली तो आपका भूलने का जो उसकी इंटेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो जब हम ये चैप्टर के नाम समझे, एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, क्योंकि चैप्टर पहला ही चैप्टर जो है हमारा, अब एसेंस ऑफ एथिक्स लिखा हुआ था ना, तो इससे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होता है। तो जब व्हाट इज एथिक्स हम जब पढ़ेंगे, ये तो हमारा पहला चैप्टर ये कि व्हाट इज एथिक्स, एथिक्स होता ही क्या है। तो इससे पहले ना हम इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड को जान लेते हैं, क्योंकि इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड बाद के चैप्टर्स में है, हम शुरू में जान लेते हैं। पहली बात तो यार ये भी जानो कि ये GS4 का ये GS4 जो है, ये इंट्रोड्यूस हुआ 2013 में। गवर्नमेंट 2013 में इसे इंट्रोड्यूस किया इस पेपर को। और क्यों इंट्रोड्यूस किया यार, आप देखोगे ना 2011 और 12 के आसपास काफ़ी स्कैम आ रहे थे हमारे यहाँ। एक आपने 2012 में, एक आपने 2011 या 12 के आसपास महाराष्ट्र में एक सोसाइटी स्कैम सुना होगा, जहाँ जो फ्लैट दिए गए थे सोल्जर्स को, वो ब्यूरोक्रेट्स ने करप्ट करके अपने अपने नाम करवा लिए थे। उसके बाद आपका 2G स्कैम, ठीक है। तो मतलब इतने स्कैम आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DOPT को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि वैल्यूज़ नहीं है हमारे ब्यूरोक्रेट्स में। शायद वो इंटेलिजेंस है लेकिन वो वैल्यूज़ नहीं है। वो लोग पब्लिक वैल्यूज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। देन UPSC इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट GS4, ताकि यार एक वो ये ना कह सकें ब्यूरोक्रेट्स कि यार हमें इन वैल्यूज़ का नहीं पता था। दैट्स वाई दे इंट्रोड्यूस दिस पेपर एज वेल। तो एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, एटलीस्ट ब्यूरोक्रेट्स को उन वैल्यूज़ का पता हो जो वैल्यूज़ ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में, जो पब्लिक में इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो इसलिए उन्होंने ये पेपर इंट्रोड्यूस किया। तो यार पहले में समझते हैं इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड को, है ना, और उसके बाद एथिक्स पर आते हैं और फिर हम ये लेक्चर बिल्कुल शुरू करते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड, यार एप्टीट्यूड से क्या समझते हो आप? एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड से पहले पता है आपको क्या पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या होता है, क्योंकि एप्टीट्यूड ना इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। इंटेलिजेंस क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आखिर इंटेलिजेंस क्या होता है, क्या होता है यार इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंस आप लोग में
क्या ही सोचेंगे कि इंटेलिजेंस मतलब दिमाग ये सब वगैरह। तो इंटेलिजेंस अगर आप सही से सोच के देखो तो आपको पता लगेगा यार, इंटेलिजेंस होता है कि एक बंदे की एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली और रेशनली विद द एनवायरनमेंट। अगर किसी भी एनवायरनमेंट से वो बंदा इफेक्टिवली या रेशनली डील कर पा रहा है तो उसी को तो कहेंगे यार कि दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, है ना। उस एबिलिटी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। बात सही है कि नहीं, है ना। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटेलिजेंस क्या होता है। एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट और टू रेशनली डील विद द एनवायरनमेंट, उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो इंटेलिजेंस थी वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा थी, है ना। जब हम इसी इंटेलिजेंस को एक स्पेसिफिक फील्ड में कहने लगते हैं तो हम उसे एप्टीट्यूड कहने लगते हैं। लाइक सचिन तेंदुलकर, हो सकता है कोई शॉट को खेलने में सारे प्लेयर्स को बहुत मुश्किल आती हो, वो यॉर्कर को कैसे खेला जाता है ये सबको नहीं पता हो, लेकिन क्या पता उसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे से खेल लेते हो, तो वो कहा जाता है एप्टीट्यूड। मतलब स्पेसिफिक आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को एप्टीट्यूड कहा जाता है। अगर मैं आपको एक बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो समझिए, ये हो गया इंटेलिजेंस और ये हो गया एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड बहुत सारे इसके अंदर हो सकता है, क्रिकेट एप्टीट्यूड, उसके बाद ये फिजिक्स एप्टीट्यूड, राइट। आप समझ रहे हैं। तो एप्टीट्यूड एक पार्ट होता है, एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। तो मैंने बताया एप्टीट्यूड क्या होता है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जो यूपीएससी को जो आपसे एप्टीट्यूड चाहिए वो चाहिए आपसे ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड, राइट। सो ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड, अब वो एप्टीट्यूड कहाँ से आएगा यार, वो एप्टीट्यूड आता है आपको वो GS1 2 और 3 के सिलेबस पढ़ के आता है, ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जान जाएं, आप सोशल जस्टिस जान जाएं, क्योंकि इनसे जो आपकी एबिलिटीज़ डेवलप्ड होंगी उसमें आप अपना ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड यूज़ कर पाएंगे। लेकिन क्या हो रहा था यार, एप्टीट्यूड तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास पहले भी था, लेकिन उनके पास क्या नहीं था, उनके पास वैल्यूज़ नहीं है। C.S. लुइस की एक लाइन है, वो ये कहते हैं कि अगर हम अपनी एजुकेशन में मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं करेंगे या मोरल वैल्यूज़ नहीं सिखाएंगे तो हम लोग स्टूडेंट्स को बस एक इंटेलिजेंट एविल बना रहे हैं। वो सारा दिमाग अपना, सपोज करिए ब्यूरोक्रेट्स में क्या हो रहा था पहले, मतलब ये एक रिपोर्ट गई थी और ब्यूरोक्रेट्स में क्या हो रहा था कि वो अपना सारा दिमाग सिर्फ इस बात में लगा रहे थे कि यार ये पैसा चुराया कैसे जाना है, ये करप्शन करना कैसे। दे हैवंट इवन वैल्यूज़, राइट। ये आपका पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है, ये पब्लिक मनी है, राइट। सो ये बहुत अजीब हो रहा था, जिसकी वजह से तो एप्टीट्यूड ठीक है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ एथिक्स भी जरूरी है। इसलिए तब से एक लाइन आपने सुनी होगी कि हो सकता है एक एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस इतनी ना हो, लेकिन हमें बंदा एथिकल चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट का काम है, राइट। ये पब्लिक को ट्रस्ट जमाए रखने का काम है। दैट्स वाई एथिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन ब्यूरोक्रेटिक लाइफ, एंड नाउ इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ये एथिकल होना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मुझे लगता है आपको एप्टीट्यूड समझ में आया होगा कि यार इंटेलिजेंस क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट और टू डील रेशनली विद द एनवायरनमेंट, राइट। और उसी इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है एप्टीट्यूड। अलग अलग फील्ड के इंटेलिजेंस को एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो एप्टीट्यूड कहा जाता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को, लाइक सचिन तेंदुलकर की एप्टीट्यूड क्रिकेट में है ना। और उसके बाद कोई आप सिंगर ले लीजिए, अरिजीत सिंह की एप्टीट्यूड म्यूज़िक में है, वो उनका जो म्यूज़िक टोन है वो शायद उनसे अच्छा कोई ना समझता हो। तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को कहा जाता है एप्टीट्यूड। और ये कैन बी एक्वायर्ड और मे बी हेरिटेड, हो सकता है हम ये एक्वायर भी कर सकते हैं और ये हेरिट भी होता है। तो ये पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस होता है। तो मुझे लगता है आपको एप्टीट्यूड समझ में आया। इंटेग्रिटी पे आते हैं यार। इंटेग्रिटी क्या होता है यार देखो, इंटेग्रिटी यार इंटेग्रिटी पता क्या होता है। इंटेग्रिटी वैसे आप कह सकते हैं कि ये ऑनेस्टी को कहा जाता है, लेकिन ऑनेस्टी बहुत छोटा पार्ट है, इंटेग्रिटी उसका बहुत बड़ा पार्ट है। इंटेग्रिटी बहुत बड़ा पार्ट है यार।
ऑनेस्टी का तो मतलब होता है, मैं आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में ना फ़र्क बताता हूँ 2 मिनट। ऑनेस्टी का तो मतलब होता है, मान के चलिए कि एक गरीब आदमी है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है और वो आपके पास आया, आप यू आर डीएम, आप डीएम है और आपके पास वो आदमी आया और उसने कहा कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे राशन में एनरोल करना है, ना मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना। उसने आपसे कहा कि वो आपसे मदद मांग रहे हैं कि सर मुझे आप खाना दिलवा दीजिए, हमारे हमारे जो है घर में जो है बच्चे भूखे वगैरह हैं और वो बीमार हो रखे हैं, राइट। जब आप ऑनेस्ट है ना तो पता है क्या होगा, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है एंड ही इज़ नॉट एलिजिबल टू गेट दी राशन, वहाँ पर ऑनेस्ट थे, आप उसे मना कर देंगे ना तो भी आपकी ऑनेस्टी पर कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि आप ऑनेस्ट रहे, आप लॉस के खिलाफ नहीं गए, आप लॉस के खिलाफ नहीं गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं गए। देखो, ऑनेस्ट आप रहे, लॉस को फॉलो करना होता है ऑनेस्टी, लॉस को फॉलो करना हो जाता है ऑनेस्टी। लेकिन इंटेग्रिटी होता है कि स्पिरिट ऑफ द लॉ को फॉलो करना, स्पिरिट ऑफ द लॉ को फॉलो करना होता है इंटेग्रिटी। क्या कहने का मतलब है, जब वो गरीब आदमी आया, देखो उस लॉ का जो राशन से खाना मिल रहा है, उस लॉ का स्पिरिट क्या है कि यार जो बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको खाना मिल पाए, है ना। उनको सरकार ये एश्योर करे कि आप भूखे नहीं मरेंगे, आप भूखे नहीं सोएंगे। इंटेग्रिटी कहता है कि यार स्पिरिट ऑफ द लॉ को फॉलो करें। आपका फ़र्ज बनता है कि आप उस गरीब आदमी के लिए पहली बात तो इमीडिएट ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालें जिसमें उसके घर के बच्चे बीमार है या जो भी स्टार्वेशन से जूझ रहा है, आप उसकी इमीडिएट हेल्प करें और उसके बाद हेल्प करें कि उसके डॉक्यूमेंट बने, उसे वेरीफाई करें सही से और उसके बाद उसे राशन कार्ड दिलवाएं। दैट इज़ व्हाट इंटेग्रिटी इज़। इंटेग्रिटी का मतलब पता है क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस across time and space। समझे आप इसका मतलब? नहीं समझे? मैं इसका टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। यार आपने एक फिल्म देखी है, उस फिल्म का नाम है, एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ना, लेकिन उसमें एक छोटा बच्चा है और वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। खैर वो एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ट्रैफिक लाइट पर कोई ऑफिसर नहीं खड़ा है और कोई नहीं खड़ा है आपको देखने वाला, और ट्रैफिक लाइट रेड हुई हुई है ना, ट्रैफिक लाइट रेड हुई हुई है और फिर भी आप वहाँ पर रुके क्योंकि ऑफिसर नहीं खड़ा हुआ है, आपका कोई चालान नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी आपने रूल्स को फॉलो किया, उसको कहा जाता है इंटेग्रिटी। आपके मन में भी ख्याल नहीं आना चाहिए गलत करने का, उसे कहा जाता है इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी का मतलब तो ये हो गया आपने रूल्स को फॉलो किया, सिंपल, लेकिन आप स्पिरिट ऑफ द लॉ को फॉलो करते हैं तो उसे कहा जाता है इंटेग्रिटी। टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। कोई भी टाइम स्पेस आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, आप उस अपने लॉस पर कायम है, आप अपनी सैंक्टिटी पर कायम है। दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज मोर अबव देन ऑनेस्टी, राइट। टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ द लॉ, दैट इज what called integrity is to follow the path of righteousness। आप हमेशा सही रहेंगे, इवन आप अपने थॉट्स में भी सही रहेंगे, आप अपने थॉट्स में भी गलत नहीं हो सकते, उसे इंटेग्रिटी कहा जाता है। लंबा हो गया ना यार, चलो एथिक्स पे आते हैं। तो अब यहाँ से आपका जो है मेन सिलेबस स्टार्ट हो रहा है यार, समझ में आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यही ऐसी होगी यार, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब देखो, व्हाट इज एथिक्स? व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स क्या होता है यार? एथिक्स को समझने के लिए चलो शुरू करते हैं। सो एथिक्स जो है ना, आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं एथिक्स। या तो आप एक होता है फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट वहीं का है, और एक है यूपीएससी का पर्सपेक्टिव। देखो ये इससे अलग नहीं है बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट ही करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एथिक्स क्या होता है। पहली बात तो आप समझने की कोशिश करिए यार कि ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एथिक्स का। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है? फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यार? फिलोसॉफी क्या होता है आपको पता है? फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट है जो लाइफ की रियलिटीज से डील करता है, लाइफ को चैलेंज करता है कि ये लाइफ है भी या नहीं, या मतलब दे चैलेंज एवरीथिंग, लाइक दे नो द ट्रूथ। फिलोसॉफी होता है कि लाइफ की रियलिटीज को स्टडी करना, राइट।
उसी का फिलोसॉफी का एक पार्ट है एथिक्स। और वो एथिक्स क्या कहता है कि यार क्या गलत और क्या सही, ये एथिक्स स्टडी करता है राइट और रॉन्ग की, कि गलत और सही क्या होता है, ये गलत और सही क्या होता है, क्या गलत है और क्या सही है, और किस बेस पे डिसाइड हो रहा है कि क्या गलत है और क्या क्या सही है और क्या गलत। और गलत है तो किसने कह दिया गलत है, सही है तो सही किसने कह दिया, वो एथिक्स। तो एथिक्स जो है वो फिलोसॉफी का एक पार्ट है, आप समझ रहे हैं, एथिक्स जो है वो फिलोसॉफी का एक पार्ट है ना। और यूपीएससी का जो पर्सपेक्टिव है, अभी आते हैं इस पर, ठीक है। पहली बात, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। देखो, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था आपसे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने, और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जब आप थोड़ी सी कहानी समझ जाते हैं उसके बैकग्राउंड की भी। तो फिलोसॉफी लाइफ की रियलिटीज को चैलेंज करता है कि लाइफ क्या है, लाइफ के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, कैसे आए, फिलोसॉफी उन सब से डील करता है। फिलोसॉफी का ही एक पार्ट है एथिक्स, फिलोसॉफी का ही एक पार्ट है एथिक्स, जो पूछता है आपसे कि राइट और रॉन्ग क्या होता है यार, ये सही और क्या है। यूपीएससी का मतलब सिर्फ इतना सा है, यूपीएससी का मतलब सिर्फ यहाँ इतना सा है कि यार, अब देखो, ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने पढ़ लिया, यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यार। यूपीएससी भी अपने ब्यूरोक्रेट्स को ये बताना चाहता है, अपने ब्यूरोक्रेट्स को ये बताना चाहता है कि यार राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये वैल्यूज़ कम से कम तुम जान जाओ कि राइट वैल्यूज़ क्या होती हैं और रॉन्ग वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है यार। मैं आपको क्या कह रहा था, देखो, अगर आप कोशिश करेंगे, दिस पेपर क्वेश्चन टेस्ट द कैंडिडेट एप्टीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू रिलेटिंग टू इंटेग्रिटी फॉर पब्लिक लाइफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड इन बाय हिम विद द सोसाइटी। समझ रहे हैं, डिटरमाइन दिस बाय एस्पेक्ट। तो उनका पूरा पर्पस ये है कि भाई वो कैंडिडेट को टेस्ट कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड रिलेटिंग टू इंटेग्रिटी, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ, इंटेग्रिटी एक वैल्यू है, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ एक वैल्यू है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो आपको इन सब से आएगा, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड बाय हिम, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वैल्यूज़, अगर आप दो वैल्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हैं तो आप उनसे कैसे निकलेंगे यार। तो इस पूरे पेपर का मतलब यही है कि राइट और रॉन्ग, कि वो अपने यूपीएससी अपने ब्यूरोक्रेट से चाहता है कि यार आप राइट और रॉन्ग जान जाएं, राइट। तो अब यूपीएससी वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, ठीक है, यूपीएससी वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि यार यूपीएससी एथिक्स को कैसे देखता है। देखो, यूपीएससी भी यही जानना चाहता है कि राइट और रॉन्ग, लेकिन अब मैंने क्या कहा, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं, साथ के साथ हम लोग, मैंने आपसे ये भी कहा कि यार हम लोग पेपर के हिसाब से पढ़ेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे जो रिलेवेंट हो पेपर के लिए, फालतू चीज़ें ना पढ़ें। तो जब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपको व्हाट इज़ एथिक्स बताने वाला हूँ अब, है ना, व्हाट इज़ एथिक्स बताने वाला हूँ, तो एथिक्स होता क्या है। देखो, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया कि फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं डायरेक्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस 4 पेपर, राइट। तो अगर पेपर में ये आता है, और पेपर की सबसे पहले जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं एथिक्स की, तो ये आता है कि व्हाट इज एथिक्स, एथिक्स क्या होता है यार। मैंने फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया कि टू स्टडी फिलोसॉफिकल पॉइंट आपको बता दिया है, और फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टू स्टडी the actions of an individual or society in the aspect of right or wrong. But when we are talking about UPSC perspective, एथिक्स क्या होता है यार। एथिक्स अगर आप जान के देखोगे ना, अगर आपने कहीं सुना हो तो लोग कहते हैं कि यार ये एथिकल नहीं था। एथिकल नहीं था इसका क्या मतलब है यार, एथिकल नहीं था इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ ना। एथिकल नहीं था, एथिकल मतलब कुछ तो रूल थे जिसके तुम अगेंस्ट गए, मतलब आपकी ही सोसाइटी में कुछ रूल्स हैं जिनके अगेंस्ट जाना नॉन एथिकल हो जाता है, जिनके अगेंस्ट जाना नॉन एथिकल हो जाता है। तो अब देखो जरा यार, तो क्या वो रूल्स एथिक्स है? हाँ, समटाइम वो रूल्स एथिक्स हैं। तो एथिक्स क्या समझे यार, एथिक्स क्या है? समटाइम लॉज एथिक्स होते हैं, समटाइम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एथिक्स होते हैं। एथिक्स कुछ वो रूल्स, कुछ वो नॉर्म्स, कुछ ऐसे रूल्स नॉर्म्स लॉज जिसके अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो वो अनएथिकल हो जाता है। मतलब सोसाइटी ने ही कुछ रूल आपके लिए बना रखे हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हैं तो वो नॉन एथिकल हो जाता है। तो सोसाइटी के बनाए हुए उन रूल्स को ही एथिक्स कहा जाता है।
इस बात को समझने की कोशिश करो। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि सोसाइटी के कुछ बनाए हुए रूल्स को ही एथिक्स कहा जाता है, वही होते हैं एथिक्स। एथिक्स कुछ भी नहीं है। एथिक्स आर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट that society adopt for itself। क्या आप इस बात को समझे? क्या आप इस बात को समझे? क्या बताया मैंने? एथिक्स आर द स्टूडेंट ऑफ एथिक्स आर द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी एडॉप्ट फॉर सेल्फ। सोसाइटी ने अपने लिए ही कुछ स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बना रखे हैं, उन्हीं को एथिक्स कहा जाता है। समटाइम ये हमारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते हैं, समटाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, समटाइम हमारे आईपीसी सीआरपीसी लॉज होते हैं, समटाइम ये सिर्फ नॉर्म्स होते हैं, राइट। समटाइम ये सिर्फ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स, कुछ इनफॉर्मल रूल्स, सब एथिक्स हो सकता है। अब जैसा मैंने कहा कि यार पेपर के लिए रेलेवेंट, आजकल टॉपर्स कहते हैं कि आपको एक आध फिलोसोफर की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। तो यार फिलोसोफर की डेफिनेशन अगर वो कह रहे हैं तो याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इनोवेशन आ रहा है, और जितना इनोवेशन आएगा एग्जामिनर के सामने उतना, क्योंकि जो लोग इनोवेट कर रहे हैं ऑब्वियसली उनको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर फिलोसोफर्स की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। आपको एक डेफिनेशन तो ये याद हुई कि एथिक्स आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ, राइट। एक तो ये डेफिनेशन होगी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स कुछ सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए रूल्स होते हैं और कुछ नहीं होता एथिक्स। लाइक व्हेन यू आर टू बिकम एन ब्यूरोक्रेट, आपको वो इनफॉर्मल रूल्स पता भी होना भी जरूरी है, और आपको फॉर्मल रूल्स का पता होना जरूरी है। फॉर्मल रूल्स तो आपको पढ़ा दिए जाते हैं, इनफॉर्मल रूल्स आप सोसाइटी में घूम फिर कर पता करते हैं कि क्या है, लेकिन आपको फिलोसोफर्स की डेफिनेशन भी पता होना जरूरी है। तो दो फिलोसोफर्स हैं यार हमारे पास, एक यहाँ पर एक फिलोसोफर है पॉटर स्टीवर्ट, और एक जो फिलोसोफर है वो हैं आपके मैकेंजी। ठीक है, इन देखो 10 फिलोसोफर की डेफिनेशन याद करने से कुछ भी नहीं होगा। 10 फिलोसोफर की डेफिनेशन से याद करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको याद भी नहीं रहेगी। तो 2 फिलोसोफर्स की डेफिनेशन याद रखो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, पॉटर स्टीवर्ट की डेफिनेशन तो यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछ रखी है। तो पॉटर स्टीवर्ट क्या कहते हैं कि फिलोसोफर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एथिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। पॉटर स्टीवर्ट कहते हैं कि एथिक्स होता है टू नोइंग द डिफरेंस बिटवीन what you have a right to do and what is the right to do। यार टू नोइंग द, अब देख रहे हो इनकी डेफिनेशन क्या है, टू नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। अब आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि यार आपके हिसाब से क्या सही है, व्हाट यू हैव अ राइट टू डू, आपके हिसाब से क्या करना सही है और क्या करना सही है, आपके हिसाब से क्या करना सही है और एक्चुअली में क्या करना सही है। बात समझ रहे हैं आप? वही जो डेफिनेशन, वही जो एग्जांपल मैंने पहले दिया था, बीपीएल वाला ही सोच के देखो। आप क्या कर रहे थे, यार मैं नहीं दूंगा इसको खाना वाना, आप गरीब वाला एग्जांपल याद करिए, मैं नहीं करूंगा उसको खाना वाना, क्योंकि ये लॉज में लिखा हुआ है कि जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उसे नहीं देना है। वो आपके हिसाब से शायद राइट होगा, लेकिन स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या कहता था, व्हाट इज द राइट टू डू। स्पिरिट ऑफ द लॉ ये कहता था कि अगर समवन और एन इंडिविजुअल हैव दैट बिलो पॉवर्टी लेवल, यू मस्ट हैव टू एश्योर हर फूड और हिज फूड, राइट। सो ये वो स्पिरिट ऑफ लॉ कहता था। तो टू नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज द राइट टू डू, आप बात समझ रहे हैं, ये आपके हिसाब से क्या सही है और एक्चुअली में क्या सही है, ये पॉटर, इसके बीच में डिफरेंस जानने को कहा जाता है, इसके बीच में डिफरेंस जानने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एथिक्स। पॉटर स्टीवर्ट ने ये कहा। मैकेंजी ने तो बहुत सिंपल कहा था यार, मैकेंजी ने कुछ नहीं कहा, मैकेंजी ने तो वही, मैं बताऊँ आपको, वही डेफिनेशन दी थी मैकेंजी ने कहा था कॉन्सेप्ट एथिक्स कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज स्टडी, इन्होंने तो सिंपल कहा था कि स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्शन फ्रॉम मोरल राइट और रॉन्ग। मतलब एक इंडिविजुअल के एक्शन को स्टडी करना फ्रॉम मोरल राइट और रॉन्ग पर्सपेक्टिव से, इन्होंने बस इतना कहा। मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आपको ये इंट्रोड्यूस करना हो, क्योंकि आजकल जो है अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एथिक्स वगैरह करके, आज सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, उनको जिस तरह देखो सिंपल क्वेश्चन जितना आएंगे ना, अगर आप उसको उस तरह इनोवेट कर पाएंगे, क्योंकि आजकल लोग कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो लॉस को ना रूल फॉर करना नॉन एथिकल होता है। तो हमने 2 डेफिनेशन भी पढ़ी, पॉटर स्टीवर्ट की और मैकेंजी की, ठीक है।
मैकेंजी कॉन्सेप्चुलाइज एथिक्स एज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्शन फ्रॉम द मोरल राइट और रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। हमने मैकेंजी की डेफिनेशन भी पढ़ी, है ना, हमने पॉटर स्टीवर्ट की डेफिनेशन भी पढ़ी, ठीक है, और ये PYQ में भी आया है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये जान के रखना है। इसके आपको एग्जांपल भी पता होने चाहिए, लाइक ये जो मैंने एग्जांपल दिया आप ये भी दे सकते हो, स्पिरिट ऑफ द लॉ को फॉलो करना, कुछ भी कर सकते हो, राइट। हमने एक एथिक्स की अपनी डेफिनेशन भी पढ़ी कि एथिक्स आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। एंड एक और मैं आपको एथिक्स की डेफिनेशन बताता हूँ, एक और एथिक्स की डेफिनेशन बताता हूँ। यार एथिक्स की एक और डेफिनेशन, एथिक्स की एक और डेफिनेशन अगर आप देख सकते हो कि एथिक्स आर प्रेस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट्स that enables an individual to distinguish between right and wrong and follow the path of righteousness। तो यार हमने क्या पढ़ा, हमने इंटेग्रिटी समझा, हमने एप्टीट्यूड समझा, हमने एथिक्स समझा कि यार एथिक्स क्या होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, एथिक्स आर प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस। राइट और रॉन्ग के बीच में एथिक्स हमें मेनली हमें क्या बता रहा है, राइट और रॉन्ग के बीच में हमें वो आइडेंटिफाई करवा रहा है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है और क्या सही करना सही है। आप बात समझ रहे हैं? तो आपको मुझे लग रहा है एथिक्स में आज क्लियर होगा। और पेपर में जो पेपर में आएगा, मैंने आपको पेपर के हिसाब से भी रिलेवेंट चीज़ें बताई कि यार पेपर के हिसाब से आपको फिलोसोफर की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए और पेपर के हिसाब से आपको अपनी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। जब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, क्वेश्चन आज व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, यार आप वहाँ पर फिलोसोफर की डेफिनेशन मत लिखिए। अगर व्हाट इज एथिक्स आता है वहाँ लिख भी सकते हैं, लेकिन यार देखो व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स तो वो आपसे शायद स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है, तो ज़रूरी होता है कि आप अपनी डेफिनेशन लिखें। तो आज हमने अपनी डेफिनेशन भी पढ़ी और हमने ये भी जाना कि एक्चुअल में एथिक्स होता क्या है, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स क्या होता है, और अपन और UPSC पर्सपेक्टिव क्या है एथिक्स का। और हमने ये पेपर के हिसाब से रिलेवेंट चीज़ें हैं यार, देख रहे हो, ये पेपर के हिसाब से रिलेवेंट चीज़ें, ठीक है। तो एथिक्स क्या हो सकता है, सम टाइम इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सम टाइम इट इज़ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, इट कैन बी एवरीथिंग, राइट।